हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे हिस्ट्री घटना चक्र को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है यूनानी आक्रमण। तो यूनानी आक्रमण के बारे में हम यहाँ पे पहले रीड करने वाले हैं, जो भी थियरी पार्ट है। उसके बाद हम जो प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, उनको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको प्रीवियस टॉपिक्स आपने नहीं देखे हैं अभी तक, तो वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जो यूनानी आक्रमण से रिलेटेड होगा। यहाँ से भी अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें इक्वली ध्यान देना है। तो आते हैं, पहले नोट्स का सेक्शन पढ़ेंगे, देन फिर हम जाएंगे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो ये स्टार्ट होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश अथवा साइप्रस द्वितीय, जिनका कार्यकाल 558 से 529 ईसा पूर्व ने हकमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश और साइरस द्वितीय ने हकमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बेहुस्तून, पारसी पोलिस और नक्श रुस्तम अभिलेख द्वारा प्रथम, ये अभिलेख दारा प्रथम के शासनकाल का है। इसने भारत पारसी संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो बेहुस्तून, पारसी पोलिस और नक्शे रुस्तम के अभिलेख हैं, यहाँ से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? भारत और पारसी संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है, तो ध्यान देना है। आगे है, दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहिस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। ध्यान रखिएगा, दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेरियस अर्थजरक्सीज का राज्यवैध था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नाम ये ध्यान रखिएगा। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरामेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ये जो खरोष्ठी लिपि है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है, उत्पन्न कहाँ से हुई है, ध्यान दीजिएगा ईरानी अरामेइक लिपि जो थी उससे उत्पन्न हुई है। पारसी या ईरानी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। आगे है, महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ध्यान दीजिएगा, महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों में और बौद्ध ग्रंथों में कितनी मिलती है? 8। और इस वंश का, ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। आगे है, सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। आगे है, सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मस्तक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुरु पौरश का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। तो ये बार बार पूछा जाता है कि पुरु जो है वो किन दो नदियों के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा, झेलम और चेनाब नदी। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उससे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों, एक का नाम था निकाया और दूसरा का नाम था बऊ केवला, इसकी स्थापना की थी। व्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। इसने सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। ये बार बार पूछा जाता है कि कब हुई थी सिकंदर की मृत्यु, तो ध्यान रखिएगा 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकाया, बौकेफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत के उलुक शैली के सिक्के ढाले गए। अब आते हैं क्वेश्चन जो प्रोबेबल पूछे गए हैं इस पार्ट से, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस एग्जाम में, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था। ठीक है, तो ये कौन सा शासक था? नंदवंश। हमने अभी महापद्मनंद और घनानंद के बारे में सुना ना, तो यहाँ पे नंदवंश का शासन था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, वह रीड कर लेते हैं। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता था। भद्रसाल उसका सेनापति था। तो कुछ एक्सप्लेनेशन भी होते हैं जो रीड करने से वहाँ से भी जो क्वेश्चन अगर बनते हैं तो हमारा पार्ट कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो अभी हमने जस्ट रीड किया था धनानंद। आगे देखते हैं, यहाँ पे कथन वाला क्वेश्चन है। तो लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। दूसरा क्या दिया है? वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सही है, बट ये चंद्रगुप्त से पराजित नहीं हुआ था, ध्यान रखना है। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए तो ए सही है परंतु आर गलत है। आते हैं नेक्स्ट पे। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही है, मसग। अगला है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो यहाँ पे कारण दिए हुए हैं, इनमें से हमें चुनना है कि कौन कौन सा सही कारण है। यह है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बात सही है। उसकी फौज भी बेहतर थी, ये भी सही है। उससे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, ये भी सही है। बट भारत के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो वो कोई अच्छा प्रशासक नहीं था। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है उसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा बी ऑप्शन होगा। 1 2 3 सही है, फोर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं सही है। आगे आते हैं, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो ध्यान रखिएगा, पुरु पौरश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं था? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, डायमेकस नहीं था, बाकी यहाँ पे सब थे। तो एक बार एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं। डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। तो ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रैबो के अनुसार किसने किसको भेजा था? तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के राज्य दरबार में भेजा था। तो ये पार्ट था यूनानी से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं, इसी में कवर कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य को, क्योंकि ये टॉपिक भी अच्छा खासा है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम मौर्य साम्राज्य को बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन फर्दर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। तो आते हैं हम अपने कोर डिस्कशन पे। स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य से। तो सबसे पहले बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह एक ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। आगे है, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। दुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। ये बार बार पूछा जाता है कि किसने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है, तो नाम ध्यान रखिएगा, दुंडीराज। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम, अभिसारिका वंचितकम या अभिसारिका बंधित। आगे है, क्षेमेंद्रकृत बृहत कथा मंजरी और सोमदेवकृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिविशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। आगे है, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। तो ध्यान दीजिएगा
किसने की थी सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त की पहचान? तो यहाँ पे विलियम जोन्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चाणक्य जो थे उनके पिता का नाम क्या था? ऋषि जनक। ठीक है, ऋषि जनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पंचखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य भी कहा जाता है। पुराणों में उसे द्विज शर्व, जो कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ये बार बार पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है? तो शासन के सिद्धांतों की ये पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है। आगे है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उन्होंने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि दक्षिण विजय की पुष्टि कौन करते हैं? जैन एवं तमिल साक्ष्य। आगे है, राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। तो किससे होता है? ध्यान रखना है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे है, जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से पूरब में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में कर्नाटक तक था। आगे है, 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, 150 ईसा पूर्व के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख के आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो किसके द्वारा कराया गया था? पुष्यगुप्त के द्वारा। कहाँ से उल्लेख मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। ध्यान रखिएगा, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिमी भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में परास्त किया था। आगे है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रो केडीज कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रो केडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, जिसका मतलब है शत्रुओं को नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसको भेजा था? तो अशोक को भेजा था। आगे है, स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र का राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। तो ये सबका नाम याद रखिएगा कि मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने किसको भेजा था? डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। और किसके अनुसार? प्लिनी के अनुसार। आगे है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की थी। कौन कौन सी ये 3 वस्तुएं थी? बार बार पूछा जाता है। मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। तो एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भेजी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती, जो कि उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारत अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यापारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। आगे देखते हैं, सहिष्णुता,
उदारता और करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना और लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। तो ये बार बार पूछा जाता है कि कब हुआ था राज्याभिषेक अशोक का, तो 269 ईसा पूर्व में। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। आगे है सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्त ने नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। आगे है दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगली पुत्तिस के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यावदन के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ध्यान दीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। आगे है अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी। ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि रज्जुक की वर्तमान में स्थिति अगर देखें तो क्या है, तो आधुनिक जो जिलाधिकारी हैं उनको पहले मौर्य काल में रज्जुक कहा जाता था, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले कारवां के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और विहार यात्राओं को रोक दिया तथा उसके स्थान पर धम्म यात्राओं को प्रारंभ किया। तो ये भी पूछा जाता है कि अशोक के द्वारा कौन सी यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो ध्यान रखिए धम्म यात्रा। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुक्मिणी देई अभिलेख रुक्मिणी देई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट ऑथर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार किया है। लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर और फिर श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिलास्तंभ स्थापित कराया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलि कर माफ कर दिया गया था और भू राजस्व कर कितना लगाया गया था? 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। आगे है कालसी, गिरनार और दिल्ली मेरठ के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कालसी, गिरनार और दिल्ली मेरठ के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन से ये स्थान है। ये स्थान है सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुंडी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख या अभिलेख जो हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये किस में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। 2 अभिलेखों सहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है वो ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरोष्टी लिपि में है, तो ये एक्सेप्शनल हो गया। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कौन कौन से, एक जो सहबाजगढ़ी है और मानसेहरा है ये ब्राह्मी लिपि में ना होकर खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। आगे है तक्षशिला से आर्मेनिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से ग्रीक तथा अरमाइक लिपि में लिखा गया द्विभाषीय ग्रीक एवं आर्मेइक भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से आर्मेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चला। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। कहाँ से श्रीलंका स्थित? अनुराधापुर से पता चला था इसका। आगे है
कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपराहवा, सौगौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ध्यान दीजिएगा, दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं, ध्यान दीजिएगा, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं। इसे पढ़ने की का श्रेय प्रिंसेप ग्रोटेफेंड, लेसेन आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि खरोष्ठी लिपि कहाँ की थी? उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। आगे है, अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ध्यान देना है, गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मास्की, नैतूर और उड़ेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। आगे है, भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है: यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा। इवन जो 14 शिलालेख हैं पूरे, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस शिलालेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता है, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। नेक्स्ट, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ये घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व के लगभग घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध में हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है और धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, सत्तीपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त 13वें बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी का उल्लेख प्राप्त होता है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक, जिनका नाम एंटियोकस सेकंड, थियोस सीरिया का शासक था, तुर्मै, टॉलमी सेकंड, फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था, अंतकिनी, ये एंटोनगोनस मैसेडोनिया या मकदूनिया का राजा था, मग साइरिस का शासक और अलिक सुंदर अलेक्जेंडर एपराइज या एपरेस का शासक। आगे है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगुरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई। इन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे। पहला धर्मस्थी और दूसरा था कंटक शोधन। धर्मस्थी दीवानी तथा कंटक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गुण पुरुष कहा जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के 2 वर्गों का उल्लेख किया है। पहला है संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले तथा दूसरे हैं संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के गुप्तचरों को शामिल किया गया है, जैसे कि कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सचित्र, तिश्र, रसद, भिक्षुकी आदि। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता था। ध्यान रखिएगा, ये नाम पूछा जा सकता है। आगे है,
मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ये रिपीटेड पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेगास्थनीज जो था वो किसके द्वारा भेजा गया था, तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था और ये यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पुरमुख्य था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौन कौन सी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री एवं उपदेशक। आगे है, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा भी अपना सकता था। इतिहासकार विंसेंट ऑर्थर स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत का वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं कौन से 5 प्रांत थे, उनकी राजधानियां क्या थी। ये बार बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना है। प्रांत था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंतीरट उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोशली थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी ये पाटलिपुत्र थी। आगे है, भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पाद के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य मुख्य पदाधिकारी इस प्रकार थे। पण्याध्यक्ष, ये वाणिज्य का अध्यक्ष था। सूराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष बूचर खानों का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष। नावाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष। आगे है, अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। ध्यान दीजिएगा, मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। आगे है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह की आकृति बनी हुई है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति का भारत सरकार ने अपनी प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ध्यान दीजिएगा, किस पत्थर से निर्मित है? स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का प्रारंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। तो ध्यान दीजिएगा, क्या था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। भरौत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? हेनरी टेलर ने की थी। तथा भरौत के स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कंघिंगन ने की थी। कनिंघम ने की थी। आगे है, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप मूल रूप से अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिसका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में निर्मित हुआ और ये बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार के
राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। यहाँ पे ध्यान देना है कि मौर्य का अंतिम शासक कौन था, मतलब मौर्य काल का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद से मौर्य वंश का अंत हो गया और शुंग राजवंश की स्थापना हो गई थी। आगे देखते हैं। रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में तुषाश्प ने इसमें से नहरें निकलवाई थी। मौर्योत्तर काल में सुदर्शन झील का बांध नष्ट हो गया था, जिसके फलस्वरूप रुद्रदामन ने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख के ने बांध का पुनर्निर्माण कराया था। तो नाम ध्यान रखिएगा कि रुद्रदामन के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर, क्या नाम था इनका? सुविशाख। इन्होंने बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील के बांध के पुनः टूट जाने पर स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील को पुनः मरम्मत कराई थी। तो यहाँ पे पुनः निर्माण का ध्यान रखिएगा, पुनः मरम्मत का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये था हमारा थियरी पार्ट। अब हम आते हैं 1 बाय 1, जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत में महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह एक पहला ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। आगे है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये भी हमने देखा यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य सबसे पहला होगा तो सबसे पुराना भी होगा। आगे है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो विशाख दत्त। तो विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। आगे है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? जस्टिन के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। आगे है, सेंड्रोकोटस ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? नाम ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स ने। आगे है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त और सिकंदर की महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिस ने। आगे है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। ठीक है, और इनके पिता का नाम भी याद रखिएगा, ये ऋषि जनक के पुत्र थे। और इनका अदर नाम जो है कौटिल्य था, ये भी ध्यान रखना है। आगे है, चाणक्य का अन्य नाम, तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सब याद रखना है। आगे है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो अर्थशास्त्र शासन से रिलेटेड थी। तो कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासक के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। बस इतना ध्यान रखिए, इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र। देख लेते हैं एक बार सारा ही एक्सप्लेनेशन। सुहृदय मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहृदय मित्र राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। तो यही। आगे है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, राजनीतिक नीतियां। क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछा जाता है। आगे है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं पॉइंटर्स, हम पढ़ते हैं उनको 1 बाय 1। पहला था, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, ये तो करेक्ट है। दूसरा है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग के पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, ये भी सही है। तीसरा है,
यदि स्त्री का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है। ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो चूज करेंगे वो 1 और 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था और स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। आगे है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना की जाती है। आगे है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। तो बिंदुसार के। आगे है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है। तो इसका उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की समंत पाठसिका से, पासा दिका से। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी से। ध्यान दीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो पाटलिपुत्र से। आगे है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका, पाटलिपुत्र का। आगे है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी रीड कर लेते हैं। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था। रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है, अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। करेक्ट आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। हमने पहले डिस्कस किया था थियरी पार्ट में, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिमी भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है किससे, ध्यान दीजिएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। आगे है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था। चंद्रगुप्त ने। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, 305 ईसा पूर्व में। आगे है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। तो ये अशोक ने। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका नहीं था। एक बार एक्सप्लेनेशन भी रीड कर लेते हैं। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, सत्यपुत्र, केरलपुत्र को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। आगे है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख से। आगे है, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण करवाया था। ये करवाया था अशोक ने। आगे है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, मिलता है देवनामप्रिय की उपाधि से। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दीपवंश से मिलता है और महावंश से मिलता है। हमने अभी रीड किया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अशोक और दशरथ ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त और बिंदुसार जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इसको ध्यान रखना है हमें। आगे है रज्जुक। ये देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो रज्जुक कौन थे, रज्जुक जो थे वो थे मौर्य शासन के अधिकारी। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। आगे है,
सार्थवाह किसे कहते थे? ठीक है, तो यहाँ पे सार्थवाह जो थे किसे कहा जाता था? व्यापारियों के काफिलों को। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो युक्त होते थे, प्रादेशिक होते थे, रज्जुक भी होते थे, अग्रहारिक जो है वो नहीं होते थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, युक्त जो है वो जिले के अधिकारी होते थे, रज्जुक जो है ये केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, और प्रादेशिक का भी दिया हुआ है यहाँ पे मेंशन, बट यहाँ पे किसका नहीं दिया हुआ है? तो अग्रहारिक का नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान देना है। आगे चलते हैं, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रखिएगा, अशोक ने कराया था। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची का जो स्तूप है उसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, बार बार हमने देख लिया है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीटेड है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम ये भी था, क्या था? काकड़ाम। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है टीवी मतलब। नेक्स्ट है, भरौत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो ध्यान दीजिएगा, शुंगकालीन स्थापत्य का। एक बार एक्सप्लेनेशन भी रीड कर लेते हैं। भरौत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। भरौत स्तूप की पाषाण वेदिका एवं तोरणों का निर्माण शुंग काल से में किया गया था। सांची स्तूप का परिवर्धन एवं सौंदर्यीकरण भी इसी काल में किया गया था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में भरौत का स्तूप जो है वो शुंगकालीन स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थयात्रा का अंकन मिलता है? सांची। एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौशाम्बी में किसका भग्नावशेष मिलता है या स्मारक मिलता है? घोषिताराम मठ का, कुशीनगर में रानाभार स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, और श्रावस्ती में सहेत महेत। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो ध्यान रखिएगा, प्राकृत। प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में ज्यादातर उनके शिलालेख जो है वो लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? तो सहबाजगढ़ी। आगे है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, पत्थर की पट्टियों पर। आगे है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? करेक्ट ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप ने। आगे है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने, क्योंकि अशोक के शिलालेख जो थे उस ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। आगे है, अशोक के पढ़ने वाला पहला अंग्रेज वही सेम है, जेम्स प्रिंसेप। देख सकते हैं कितनी बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। आगे है, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विघटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। आगे है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक का शिलालेख थे, किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि में। आगे है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, कौन सा स्थान है? अनुराधापुर। ठीक है, अनुराधापुर कहाँ पे? श्रीलंका में हमने देखा था। आगे है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि। आगे है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है? सेम, खरोष्ठी लिपि। आगे है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख होता है वो नाम है प्रियदर्शी। आगे है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी। नेक्स्ट, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में किया जाता है? तो अशोक का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यों अशोक राजा अशोक उल्लिखित है? तो कंगन हल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ध्यान रखिएगा, मास्कीय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो मास्की का लघु शिलालेख। आगे है, निम्नलिखित अभिलेखों में से इसमें वही सेम चीज, ठीक है, तो गुर्जरा। ठीक है, मास्की और गुर्जरा दोनों में अभिलेख है। अशोक का रुम्नीदेह स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। आगे है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाबरू स्तंभ। आगे है,
कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? अशोक के शिलालेखों के कारण। आगे है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? ध्यान दीजिएगा, कालसी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो ध्यान रखना है, बरहमा शिलालेख। तो ये थे मौर्य काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।